जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अभी तक ऑलरेडी इसके 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसटीडीज के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ऐसी कोई भी डिसीजेज जो सेक्सुअल कंटेक्ट के माध्यम से एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसफर होती हैं, उन सभी डिसीज को कलेक्टिवली एक साथ मिला करके हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज बोलते हैं। अब नाम जरूर है इनका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ सेक्सुअल कंटेक्ट के द्वारा ही ट्रांसफर होंगी, और भी दूसरे ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा ये ट्रांसफर हो सकती हैं। ठीक है, तो आशा करूंगा एक एक चीजें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं, एक एक पॉइंट को लेकर के 1 बाय 1 करके कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, चलिए बात बने रहेगा पूरी वीडियो में। और बात करते हैं हम डेफिनेशन की। सबसे पहले क्या होता है, तो डेफिनेशन क्या होता है, कोई एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो एक पर्सन से ट्रांसफर होता है बाय द मीन्स ऑफ सेक्सुअल कंटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर इन्फेक्टेड नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। दिस डिसीज या दिस टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल कंटेक्ट के द्वारा हो रही है। इन्हीं को हम वेनेरियल डिसीज के नाम से भी जानते हैं, या फिर इन्हीं को हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन है 1 बाय 1 करके कर देते हैं। इन्फेक्शन और डिसीजेस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंटरकोर्स वही सेक्सुअल कंटेक्ट है ना, फ्रॉम इन्फेक्टेड टू नॉन इन्फेक्टेड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं वेनेरियल डिसीजेस के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म इनका याद करिएगा, फुल फॉर्म में आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है ना, क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इनको हम बोलते हैं। जनरली रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाली जैसे डिसीजेस जो हैं ये फीमेल बॉडी में संभावनाएं ज्यादा होती है इनमें से कुछ की, जबकि कुछ ऐसी डिसीजेज हैं जो दोनों में बराबर होती है। जैसे वायरल डिसीजेज हैं वो मेल और फीमेल में दोनों में बराबर होती हैं। ठीक है, जबकि वहीं पर कुछ डिसीजेज जैसे बैक्टीरियल डिसीजेज हैं उनकी शुरुआत फीमेल बॉडी से होती है, फिर ट्रांसफर होते होते वो सब दूर को पहुंचती हैं। मेल को भी होती है, फीमेल को भी होती है। मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो फीमेल को होंगी, क्योंकि वो सेक्सुअली एक्ट के द्वारा ट्रांसफर होती हैं तो वो दोनों को होंगी और बराबर मात्रा में अफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो कॉजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं जिनके द्वारा ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं, फिर उन्हीं को पैथोजेंस नाम से जानते हैं। जैसे पहला बैक्टीरिया, फिर वायरस, क्लेमेडियासिस है ना, या क्लेमेडी करके जो जीव होते हैं वो, प्रोटोजोन्स हो गया, नेमाटोड्स हो गया, एक्टोपैरासाइट हो गया, फंजाई हो गया। ये सब ऐसे मतलब अलग अलग तरीके के पैथोजेंस हैं जिनके द्वारा डिसीज हो सकती है या फिर ये डिसीज कॉज कर सकते हैं, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का कारण ये बन सकते हैं। 1 बाय 1 करके इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी शुरुआत में हम तो कुछ ऐसा है जो एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है, उस टॉपिक को पहले हम कवर करते हैं। जैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अगर ये डिसीजेज हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं तो इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे जाती हैं। ठीक है, तो इनका बाय मीन्स 4-5 अपने पास पॉइंट है, इनके माध्यम से ही इनका ट्रांसफरिंग होता है। जैसे सबसे पहला है कि इन्फेक्टेड पर्सन से अगर ब्लड की शेयरिंग की जाए, ठीक है, तो अगर ब्लड का ट्रांसमिशन किया जाता है किसी फीमेल को जो पेशेंट है, तो एक इन्फेक्टेड पर्सन का अगर ब्लड ले लिया गया है, बाई चांस उसका अच्छे से चेकअप नहीं किया गया और उसको चढ़ा दिया गया, तो उस कंडीशन में भी उसको वही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज हो जाएंगी। ये मेनली HIV और एड्स जैसी बीमारियां तो बहुत ज्यादा इसमें कारगर होती हैं, और हेपेटाइटिस बी जैसी। ठीक है, तो ये तो पूरा ब्लड के माध्यम से ही जाती हैं। वहीं पे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ब्लड के माध्यम से न जाकर के सेक्सुअली कंटेक्ट के द्वारा भी ट्रांसफर होती हैं। तो ये एक माध्यम हो गया जिसमें से हेपेटाइटिस बी और HIV जैसे जो बहुत घातक बीमारियां हैं वो ट्रांसफर होती हैं बाय द ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड। अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ब्लड का ट्रांसफर कर रहे हैं, इससे होती है। नेक्स्ट पॉइंट एक और आता है कि शेयरिंग ऑफ नीडल्स या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर नीडल्स है, जैसे मान लीजिए जो ड्रग्स का यूज करते हैं, ड्रग्स यूज करते हैं या ड्रग्स लेते हैं, इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स में भी इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं, तो एक ही सिरिंज मिल जाती है उनको, एक नीडल मिल जाती है, उसी में से 2-3 लोग 1 बाय 1 करके लगा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ड्रग्स ले लेते हैं। अब क्या पता, हो सकता है पहले वाले नहीं जिसने लगाया है उसी को अगर एड्स रहा हो या HIV रहा हो, तो उस कंडीशन में जो हेपेटाइटिस बी जैसे जो डिसीजेज हैं तो वो दोनों के दोनों डिसीज ट्रांसफर होने की संभावनाएं होती हैं, और सबको हो जाएंगी क्योंकि उसके बाद सब इस्तेमाल कर रहे हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो ऐसी डिसीजेज हैं जो ब्लड के द्वारा या सिरिंज के शेयरिंग के द्वारा या फिर
जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे इनको भी अगर शेयर किया जाता है तो इसके द्वारा भी फैलती हैं। रेजर होता है, रेजर अगर उसके शेयर की जाती है उसके द्वारा भी फैलता है। ठीक है, कान या फिर नाक को पियर्सिंग करने वाली जो मशीन होती है, अब तो ढेर सारे यूट्यूब में आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, एक मशीन होती है, उसमें छेद करते हैं, उसके अंदर बीच में का वही जो चांदी का या फिर सोने का कांटा होता है उसको फंसा देते हैं और फिर बाद में फोल्ड कर देते हैं। तो मशीन तो सेम वही है ना, कट करने वाली या उसमें छेद करने वाली वही चीज है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि वो ब्लड है ना थोड़ा बहुत उसमें लग जाता है और उसकी वास्तव में अच्छे तरीके से सफाई नहीं हो पाती है। तो इससे भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज या HIV और हेपेटाइटिस बी जैसी जो बहुत घातक बीमारियां हैं, इनके ट्रांसमिशन होने की संभावनाएं या ट्रांसफर होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और है कि इन्फेक्टेड मदर से लेकर के जो फीटस होता है उस फीटस में भी जाने की पूरी संभावनाएं होती है। जाने की संभावना नहीं बल्कि होता ही है, ट्रांसफर हो जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। HIV और हेपेटाइटिस बी जैसी डिसीजेज जो होती हैं ये ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा, दूध के श्रवण, जैसे दूध पिलाती ना उससे भी ये ट्रांसफर हो सकती है एक बेबी में। ठीक है, तो ये है मेन पॉइंट है। और मेन अब ये लास्ट का एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी अनवांटेड पर्सन से सेक्सुअल इंटरकोर्स करना या फिर जबरदस्ती मतलब नहीं करना चाहिए, फिर भी किसी अननोन पर्सन से कर लेना सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, सिर्फ अपना जो वाइफ है उसको छोड़ करके कहीं पर भी अनप्रोटेक्टेड इंटर सेक्सुअल कोर्स नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वहां से भी संभावनाएं पूरी तरीके से हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस एक हेल्दी बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सभी पॉइंट समझा, ये सभी पॉइंट इसी में लिखे हुए हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं और आगे मूव करता हूँ। जितने भी डिसीजेज हैं इंक्लूड्स, जैसे इसमें क्या क्या डिसीज आ जाएंगे बेटा, गोनोरिया आ जाएगा, सिफिलिस आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प, क्लैमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट, ट्राइकोमोनियासिस है ना, और हेपेटाइटिस बी और HIV जैसे लास्ट की जो दोनों बीमारियां हैं ये बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। ठीक है, और बाकी दूसरी बीमारियां अगर अर्ली स्टेज में मतलब आइडेंटिफाई कर ली गई हैं या उनको सिम्टम्स पता चल गए हैं तो उनको क्योर किया जा सकता है। बट ये जो बीमारियां हैं इनको तो बाद में भी और शुरुआती दौर में, चाहे जिनको जब पता कर लो करना हो, पर ये कभी भी ठीक नहीं की जा सकती। ये केवल तब ठीक होती हैं जब वो पर्सन पृथ्वी से अपने आप को खत्म कर देता है, उसके साथ ही बीमारी खत्म होने वाली है। तो सबसे घातक बीमारियां हेपेटाइटिस बी एंड HIV एड्स। ओके, HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है ना, एड्स फुल फॉर्म याद रहेंगे। और आगे बात करते हैं, देखिए ये जो डिसीजेज मैंने बताए इनके सभी के भी कॉमन सिम्टम्स हैं और फिर उनके पास किस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस हैं और इनके प्रिंसिपल है किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सभी के लिए कॉमन है। आगे चल के इनके बारे में हम डिटेल में भी 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और देखेंगे हर चीजें। तो पहले हम एक बार कॉमन चीजें पढ़ लेते हैं, जैसे अर्ली सिम्टम्स होते हैं। सब जितने भी बीमारियां सभी में क्या होता है, शुरुआती दौर में इचिंग हो सकती है, फ्लूइड का डिस्चार्ज हो सकता है, वेजाइनल फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है, ढेर तरीके के डिस्चार्ज होंगे। ठीक है, स्लाइटली पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है इन द जेनाइटल रीजन, या फिर जो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है वहां पे स्वेलिंग हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें शामिल होती है वहां पे। आशा करता हूं समझ में आया होगा कि अर्ली सिम्टम्स किस प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू क्रॉनिक डिसीजेज। अगर यही डिसीज बहुत लंबे समय तक रहती हैं, क्रॉनिक बोले तो बहुत लंबे समय तक टिकने वाली बीमारियां, ऐसी बीमारियां अगर लंबे समय तक टिक जाती हैं या रुक जाती हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, और भी जो जटिलताएं हैं या कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ सकते हैं। जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिसीज हो सकता है जिसको हम PID के नाम से जानते हैं, है ना, पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिसीज के नाम से जानते हैं। किसी फीमेल में अगर गर्भवती है तो उसका एबॉर्शन भी हो सकता है ना, प्रेगनेंसी है तो एबॉर्शन हो सकता है या स्टिल बर्थ हो सकता है, समय से बहुत पहले जन्म दे देना। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, इवन इनफर्टिलिटी जैसे केसेस भी आ सकते हैं, और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जैसे यूट्रस का कैंसर हो गया, सर्विक्स का कैंसर हो गया, वेजाइनल कैंसर हो गया, है ना, ओवरियन कैंसर हो गया या ओवरियन सिस्ट बन गया। तो इस तरीके की चीजें भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस में शामिल है। मतलब यही डिसीज अगर लंबे समय तक रुक जाती हैं तो ये सब चीजें भी हमें देखने को मिल सकती हैं, जो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर जो एंटीजन है, सॉरी जो पैथोजन है, उस पैथोजन के द्वारा तो ये काज नहीं हो रही, बट ये क्योंकि वो पैथोजन बहुत लंबे समय तक रुक गया तो उसकी वजह से ये दूसरी प्रकार की और हमें जटिलताएं या हमें परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अब इनसे निजात कैसे पाया जाए, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे बचें कि हाँ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, तो वही चीज जो अभी हमने पढ़ा कि जिसके माध्यम से फैलता है उन सब चीजों को रोक दो, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, जिससे क्या करना, अवॉइड करना सेक्स विद अननोन पार्टनर, अननोन पार्टनर्स के साथ में या फिर मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी को प्रिवेंट करें, रोकें। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज यूज कंडोम्स ड्यूरिंग द क्वाइटस एक्सेप्ट
द लाइफ पार्टनर या फिर जो जीवन साथी है या जो वाइफ है उसके साथ तो वैसे भी आप कंडोम्स का यूज करके मतलब प्रोटेक्टेड या अनप्रोटेक्टेड करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी जितने भी अदर जगह पे अगर कभी कोई ऐसे संबंध बनते हैं या ऐसा जगह पे कुछ ऐसा होता है कि ठीक है अपना लाइफ पार्टनर नहीं है, तो वहां पे ऑलवेज कंडोम्स का यूज होना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए, अदरवाइज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होने की फुल संभावनाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, कंटेक्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर एनी डाउट। अगर कोई भी डाउट लग रहा, थोड़ा सा लग रहा कि सिम्टम्स ऐसे कुछ नजर आ रहे हैं कि इस तरह की कोई बीमारियां हो सकती हैं, तो फटाफट क्या करना है, एक डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से अपने डाउट को क्लियर करना है, उसको बताना है। इन अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, जैसे इन्फेक्शन है शुरुआती दौर में, ये सब चीजें उनसे डिस्कस कर देना, अच्छे से बता देना है, ताकि वो तुम्हारे प्रॉब्लम्स को अच्छे समझते हुए डायग्नोसिस करवा सके, लिख के दे सके कि आप ये डायग्नोसिस करवा लीजिए और जो भी उचित इलाज है वो परफॉर्म करवाया जा सके। तो आशा करता हूँ आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अब हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं जो डिसीजेज हैं, जिससे सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिसीजेस के बारे में। तो बैक्टीरियल डिसीज के अंदर 2 डिसीज पढ़ेंगे, इसी तरीके से वायरल के अंदर दो डिसीज पढ़ेंगे, आगे चल के 1 बाय 1 करके प्रोटोजोआन्स वगैरह सब पढ़ेंगे। जो बैक्टीरियल डिसीज है उसमें पहला नंबर का हमारा डिसीज है गोनोरिया। क्या है? गोनोरिया। दूसरा फिर सिफिलिस है। तो पहले हम गोनोरिया की बात करते हैं। गोनोरिया किसके द्वारा होता है? तो पैथोजन का नाम है, पैथोजन है जिसको हम बोलते हैं निशेरिया गोनोरी। क्या नाम है उसका? निशेरिया गोनोरी करके उसका पैथोजन का नाम है, जिसके द्वारा गोनोरिया कॉज होता है। ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो सेक्सुअल कंटैक्ट के द्वारा तो होता है, क्योंकि सभी, देखो पहली बात है कि जितनी डिसीजेस सब सेक्सुअल कंटैक्ट के द्वारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो एक पॉइंट इनमें सभी में कॉमन होगा, वो है सेक्सुअल कंटैक्ट। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कॉमन टॉयलेट्स का यूज करना, या फिर अंडर जो क्लॉथ्स होते हैं, अंडर क्लॉथ्स अगर इनका भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो क्लॉथ्स के द्वारा भी फैलने की पूरी संभावनाएं होती हैं। सिम्टम्स क्या है? बैक्टीरिया लिव्स इन द जेनिटल ट्यूब। अगर जो बैक्टीरिया है वो जेनिटल ट्यूब में रहता है तो वो प्रोड्यूस करता पस। क्या प्रोड्यूस करेगा? पस प्रोड्यूस करेगा, जिसमें बहुत सारा डिस्चार्ज होगा। क्या होगा? कंटेनिंग डिस्चार्ज। पेन होगा अराउंड द जेनिटल, जो ऑर्गन्स होते हैं उनके आसपास पूरा लगातार दर्द बना रहेगा। बर्निंग सेंसेशन होगी, मतलब लगातार जलन बनी रहेगी। ठीक है। ड्यूरिंग द यूरिनेशन, यूरिनेशन दौरान पे अच्छी खासी जलन होगी। डायग्नोसिस कैसे करवा सकते हैं? तो जर्म स्टेनिंग ऑफ डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज होता है उसमें जर्म की स्टेनिंग कर सकते हैं कि उसमें कौन सा जर्म बैक्टीरिया है, कैसा बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया है, तो इसको बोलते हैं जर्म स्टेनिंग बोल सकते हैं। या फिर उसको कल्चर माध्यम में, पता उससे कुछ बैक्टीरिया निकाल करके कल्चर कर लिया, उनको और संख्या बढ़ा लिया, अब उनकी आसानी से टेस्टिंग परफॉर्म की जा सकती है, तो कल्चर मीडियम से भी इसको किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ गोनोरिया किसके द्वारा होता है, कैसे फैलता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे होती है, ये चार के चार पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है। और आगे हम बात करते हैं सिफिलिस के बारे में। देखिए मैं ये आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अदरवाइज इनके इतना डिटेल में नहीं पूछा जाना नीट में। इसके पहले तक का मैंने जो भी बताया था, ये इनको डिटेल से पढ़ाने से पहले तक का जो भी बताया था वो सफिशियंट है, वहीं से हर चीजें आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। बट फिर भी बाई चांस कभी ऐसा डीपली पूछ लेता है तो आप इसको एक बार देखिए जरूर। ठीक है। क्या 2-4-5 मिनट में आप बहुत सारी चीज सीख के जाएंगे। तो देखिए सिफिलिस है, सिफिलिस की बात करते हैं। यहाँ पर पैथोजन की अगर यहाँ पे हम बात करें तो पैथोजन क्या हमारा ट्रिपोनेमा पैलिडियम। क्या है बेटा? ट्रिपोनेमा पैलिडियम करके एक जो बैक्टीरियम है, इस बैक्टीरियम के द्वारा ये डिसीज काज होती है, सिफिलिस नाम है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसमिशन की बात करते हैं। यहाँ पे शायद ओ आएगा। ठीक है, ओएन आएगा। तो ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसमिशन किसके माध्यम से होगा? थ्रू सेक्सुअल कंटेक्ट। किसके माध्यम से? वो तो पॉइंट कॉमन है, मैंने बता दिया है। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, ये जो सिफिलिस है ये मदर से चाइल्ड में भी ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सिम्टम्स की बात करते हैं तो पेनलेस अल्सर होता है। शुरुआती दौर में क्या होता है? पेनलेस अल्सर बनता है, फिर धीरे धीरे क्योर हो जाता है और फिर दोबारा से इसमें अल्सर बनते हैं। ठीक है, ध्यान सुनना। देखिए पेनलेस अल्सर होते हैं ऑन द जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है। एंड स्वेलिंग ऑफ द लोकल लिम्फ ग्लैंड्स, जो लोकल लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं वो लोकल लिम्फ ग्लैंड बोले तो हमारी बॉडी में हर जगह थोड़ी थोड़ी लिम्फ की ग्लैंड्स होती हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है। स्किन, ये पहला शुरुआती दौर के सिम्टम्स ये हैं। फिर उसके बाद फिर से जब सेकेंडरी स्टेज में, फर्स्ट स्टेज के सिम्टम्स ये हो गए, अब जो पढ़ रहा हूँ सेकेंडरी स्टेज के सिम्टम्स है। सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है? स्किन लेसन्स बनते हैं, मतलब स्किन में क्या होता है? थोड़े थोड़े लेसन्स बनने लगते हैं, मतलब पपड़ी बन के निकलने लगती है स्किन। ठीक है। रेसेस आ जाते हैं। रेसेस बोले तो वही चीज है ना, सब दूर दाग से धब्बे धब्बे से बन जाएंगे, है ना, ऐसा लगे लाल लाल से पूरे दाने दाने से हो रहे हैं, तो रेसेस हो जाएगा। हेयर लॉस होने लगेगा पूरी बॉडी में, है ना, हेड में जहां कहीं भी, तो हेयर लॉस होने लगेगा। स्वेलिंग ज्वाइंट्स होने, जो ज्वाइंट्स वगैरह है उसमें स्वेलिंग आ जाएगा। ठीक है। ज्वाइंट्स
एंड फ्लू लाइक इलनेस, जैसे होता है ना कई बार हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो शरीर थोड़ा थोड़ा कभी बीच में ऐसा दर्द करने लगती है, बुखार आ जाता है ना, नोज रनिंग होने लगती है, तो इस तरीके की इलनेस भी शुरुआत सेकेंड स्टेज में इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद चालू होता है अब थर्ड स्टेज के सिम्टम्स। थर्ड स्टेज में क्या हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है पर्सन को, ब्रेन का डैमेज भी हो सकता है, या ब्लाइंडनेस जैसे या फिर हार्ट अटैक जैसे बीमारियां भी आ सकती हैं इसके द्वारा, है ना। ये इसीलिए बोला हूं कि इसके सिम्टम्स 3 स्टेज में चलते हैं। ये फर्स्ट स्टेज के सिम्टम्स हो गए, ये यहाँ से सेकेंड स्टेज के सिम्टम्स हो गए, और फिर यहाँ से थर्ड स्टेज के सिम्टम्स हो गए, ठीक है। 3 स्टेज में या स्टेज में इसके सिम्टम्स शो होते हैं। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो इसमें एंटीबॉडीज डिटेक्शन किया जाता है, ठीक है, जैसे इसमें BDRL का टेस्ट किया जाता है, ठीक है, और लास्ट में ELISA टेस्ट भी परफॉर्म करवाया जा सकता है। तो दोनों टेस्ट होते हैं, एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसकी डायग्नोसिस। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और आगे मूव करते हैं, 6 नंबर पे चलते हैं। अब हमारे पास है वायरल डिसीजेस, है ना, वायरल एसटीडीज। तो वायरल एसटीडीज में सबसे पहले हमारे पास है एड्स, है ना। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। पैथोजन किसके द्वारा होता है, HIV के द्वारा होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HIV के नाम से जानते हैं। होता क्या है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ट्रांसमिशन इसका सेम वही चीज जो हमने बताया था कि ब्लड के मीन्स से हो सकता है, सेक्सुअल कंटेक्ट के मीन्स से हो सकता है, ब्लड माँ के गर्भ से बच्चे में हो सकता है, या ब्रेस्ट फीडिंग दौरान हो सकता है, ये सब चीजों में शामिल है इसमें, ठीक है। थ्रू सीमेन के द्वारा भी हो सकता है, मतलब सेक्सुअल कंटेक्ट के द्वारा हो सकता है, ब्लड के द्वारा भी हो सकता है, इन्फेक्टेड मदर से जो मिल्क पिलाती है बच्चे को वहां भी हो सकता है, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स या इंजेक्शन या नीडल्स की शेयरिंग करें वहां से भी हो सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी हो सकता है, ठीक है। टैटू बनवाते हैं, जैसे टैटू बनवाते हैं ना, तो उसके पास एक पहले से एक पिन वाली मशीन होती है, अब उसी में से हमें गोद रहा है ना, थोड़ी देर बाद गए कपड़े से पोंछ लिया, दूसरे को गोदना चालू कर दिया, है ना, कलर लगा के गोदना चालू कर दिया। उस कंडीशन में क्या होता है कि टैटू बनवाने में भी ऐसे प्रॉब्लम्स या फिर जो डिसीजेज हैं इनके ट्रांसफर होने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। ईयर और नोज का जो पियर्सिंग करते हैं, जैसे नाक और कान छिदाने वाले जो होते हैं, छेदने वाले होते हैं सुनार, है ना, उनके माध्यम भी ऐसी मशीन होती है, वहां पर भी होता है, ट्रांसफर होने की संभावना रहती है। शेयरिंग ऑफ रेजर्स, अगर बाई चांस हम नाई के पास जाते हैं और उसने किसी एक व्यक्ति को ऐसे छील दिया और वही ब्लेड से फिर हमें भी छील दिया, हमारे ब्लेड से किसी और को छील दिया, तो इससे भी क्या होता है, एक सीरीज बन जाती है और लगातार इसमें भी डिसीज ट्रांसफर होने की संभावनाएं होती हैं। एड्स से तो ट्रांसफर होता ही होता है इन सब माध्यम से, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें, शुरुआती दौर में फीवर रहेगा, वेट लॉस होगा, अचानक से नौसिया होगा, ठीक है, जी मिचलाता रहेगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, है ना, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हेडेक बना रहेगा लगातार, है ना, रेसेस आ जाएंगे सब दूर बॉडी में थोड़ा थोड़ा, है ना, चिन्ह दिखाई देने लगेंगे। पेशेंट गेट्स इम्यून डिफिशियंसी, क्या हो जाता है, पेशेंट जो भी पेशेंट होता है एड्स से रिलेटेड, उसके बॉडी में बिल्कुल प्रतिरोधी क्षमता नहीं बच जाती, इम्यूनिटी नहीं रह जाती है। एक बार किसी डिसीज से ग्रसित हो गया तो ठीक होने का नाम नहीं लेगा, कितनी भी दवा करवा लो, ठीक है, हो ही नहीं पाएगा ठीक, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो ही नहीं पाती है। तो ये सिम्टम्स हो गए उसके। डायग्नोसिस क्या है, यहाँ पे सबसे बेस्ट इलिसा टेस्ट पहले परफॉर्म करवाया जाता है, फिर PCR भी की जा सकता है, या वेस्टर्न जो ब्लॉटिंग होता है, लास्ट टेस्ट होता है अच्छा खासा, है ना, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट के माध्यम से भी इसका कंफर्मेटरी टेस्ट लगाया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको एड्स के बारे में हर चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। और आगे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस बी। ये भी हेपेटाइटिस बी वायरस के नाम से होता है, ठीक है। किस वायरस से होगा ये पैथोजन, क्या हेपेटाइटिस बी नाम का वायरस होता है, इसके माध्यम से होता है। ट्रांसमिशन बिल्कुल से सेम इसके ट्रांसमिशन, क्योंकि वायरल डिसीज सेम ट्रांसमिशन जैसे हमने एड्स में पढ़ा था वही ट्रांसमिशन है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होता है, सेक्सुअल कंटेक्ट के द्वारा होता है, सलाइवा के द्वारा भी हो सकता है, टीयर के द्वारा हो सकता है, इंजेक्शन नीडल्स के द्वारा हो सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हो सकता है, टैटू के द्वारा हो सकता है, ईयर पियर्सिंग एंड नोज पियर्सिंग के द्वारा हो सकता है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ रेजर्स, इन सब चीजों के माध्यम से भी ये होता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें, सिम्टम्स क्या है, इसमें थकान लगातार बनी रहेगी, फटीग रहेगा, जॉन्डिस भी हो सकता है, ठीक है। और परसिस्टेंट लो ग्रेड फीवर होता, थोड़ा थोड़ा लगातार बुखार बना रहेगा, पता नहीं चलेगा बुखार बना है तो बना रहेगा, ठीक है। रेसेस आएंगे, ठीक है। एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में अचानक से जोरदार धीरे धीरे रहेगा, दर्द होता रहेगा, ठीक है। डायग्नोसिस अगर करवाएं तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है, मतलब हेपेटाइटिस बी जो वायरस में किस तरीके से सरफेस में एंटीजन उसके पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं HBsA, ठीक है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के नाम से जानते हैं, AG के नाम से जानते हैं, या फिर इलिसा टेस्ट के द्वारा भी इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट है हमारे पास अब क्लाइमाइडी डिसीजेस या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो क्लाइमाइडी के द्वारा सबसे पहले जो डिसीज होती है वो क्लाइमाइडियासिस, और इसके अंतर्गत हमें एक ही डिसीज पढ़ना है, दैट इज
क्लाइमाइडियासिस। पैथोजन किसके द्वारा होता है? क्लाइमाइडिया, ठीक है, ट्रैकोमैटिस करके है, ठीक है। क्या है बेटा? क्लाइमाइडिया ट्रैकोमैटिस पैथोजन का नाम है, जिसके माध्यम से ये ट्रांसफर होती हैं। ट्रांसमिशन इसका सेक्सुअल कंटेक्ट के द्वारा ही इसका ट्रांसमिशन ओनली होता है और किसी माध्यम से नहीं होता है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो यूरेटिस का होता है, ठीक है, एपिडिडाइमिस में हो सकता है ना, और म्यूकोपुरुलेंट है ना, ये सब सिम्टम्स है उसके दिख रहे हैं। सर्विसिटिस में हो सकता है इन्फ्लेमेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये इसके ढेर सारे सिम्टम्स हैं। इन सब चीजों में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। डायग्नोसिस की अगर बात करूं मैं तो ग्राम स्टेनिंग करवा सकते हैं आप। डिस्चार्ज जो भी डिस्चार्ज निकलता है, क्योंकि यहाँ पर भी डिस्चार्ज निकलेगा, तो डिस्चार्ज की ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। या एंटीजन का डिटेक्शन कर सकते हैं उसी में से, या फिर न्यूक्लिक एसिड का जो हाइब्रिडेशन करवा सकते हैं। हाइब्रिडेशन करवा करके, ये भी का टेस्ट होता है न्यूक्लिक एसिड का, तो हाइब्रिडेशन करवा करके वहां से भी इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है क्लाइमाइडियासिस बीमारी, जो क्लाइमाइडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। अब लास्ट में हमारे पास है प्रोटोजुआंस ट्रांसमिटेड डिसीज है, जिसमें हम ट्राइकोमोनियासिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? ट्राइकोमोनियासिस। तो ये किसके द्वारा होता है? बोले एक डिसीज है हमारा, पैथोजन है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस करके। क्या नाम है? ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। इसके माध्यम से पैथोजन का नाम है और इसके माध्यम से डिसीज का ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअल कंटेक्ट के द्वारा। किसका होता है? जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके द्वारा होता है? सेक्सुअल कंटेक्ट के द्वारा होता है। सिम्टम्स मेल और फीमेल में थोड़ा अलग अलग होते हैं। पहले हम फीमेल की बात करें। फीमेल में क्या होता है? इट कॉजेज द वेजिनिटिस करके बीमारी जो होती है, मतलब उसमें सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वेजाइना से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। विद फॉल स्मेलिंग, उसमें क्या होता है? अलग तरीके गंदी स्मेल आना चालू हो जाएगी। येलो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, ठीक है, थोड़ा येलोइश कलर का डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा वेजाइना से, ठीक है। एंड बर्निंग सेंसेशन होगा, जैसे यूरिनेशन वगैरह करेंगे तो उसमें बर्निंग सेंसेशन होगा, ठीक है, खूब जलन होगी। ये फीमेल की बॉडी में ऐसा हो गया। मेल की अगर बॉडी में बात करें तो इट कॉजेज द यूरेथ्रिस मतलब तो यूरेथ्रा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें से पस वगैरह बहना, या उसमें से बदबू आना, है ना, या उसमें से बहुत भयंकर जलन होना, ये सब इसमें यूरेथ्रिटिस में शामिल होता है। फिर एपिडाइमिस में, एंड सेम इसी प्रकार से प्रोस्टाटिस करके रिजल्टिंग इन द पेन एंड बर्निंग सेंसेशन, ये सब चीज होता है। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, एपिडाइमिस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के सिम्टम्स यहाँ पे इस तरीके से जो ट्राइकोमोनियासिस है उसमें देखने को मिलते हैं। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। माइक्रोस्कोप में इनको अच्छे तरीके से, क्योंकि ये प्रोटोजोआंस है, इनको देखना आसान है, तो माइक्रोस्कोप में रख करके वो जो भी डिस्चार्ज वगैरह निकलता है उसको रख करके आसानी से माइक्रोस्कोप में इसको इंस्पेक्शन किया जा सकता है, एग्जामिनेशन किया जा सकता है, अच्छे से पहचाना जा सकता है। कल्चर भी किया जा सकता है, उसको थोड़ा सा और बढ़ा करके, है ना, पीसीआर करके या जैसे तैसे करके उसको बढ़ा करके देखा जा सकता है। मेन पॉइंट है इम्यूनो फ्लोरेसेंस एंटीबॉडीज स्टेनिंग, मतलब जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो एंटीबॉडीज होती हैं, उन एंटीबॉडीज को हम टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि इस तरह के डिसीजेस पॉसिबल है, या कौन सी डिसीज है, कौन सी डिसीज नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट याद रखेगा, इम्यूनो फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग, ये विशेष प्रकार की स्टेनिंग की जाती है। एंटीबॉडीज की एंटीबॉडी प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर में, क्योंकि देखो अगर कोई बीमारी है बॉडी में तो उसके लिए एंटीबॉडीज थोड़ा बहुत तो हमारी बॉडी बनाएगी। मतलब अगर इस तरह के जो क्लाइमाइडियासिस है, या सॉरी ट्राइकोमोनियासिस है, तो ट्राइकोमोनियासिस के लिए अगर हो भी जाती है किसी मेल बॉडी में, किसी फीमेल बॉडी में, तो उसकी बॉडी में क्या होता है? एंटीबॉडीज बनना चाहिए होते हैं, और उसी एंटीबॉडीज को स्टेनिंग करके पता किया जा सकता है कि अगर बॉडी एंटीबॉडीज उसके लिए प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, मतलब कि वो बीमारी है, इसलिए एंटीबॉडीज बनी है। तो इस तरीके से एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो आशा करता हूं आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। हर एक डिसीज को मैंने डिटेल में समझाया है, साथ में जो बेसिक कंसेप्ट थे वो भी दिया है। अब नेक्स्ट वाले जो वीडियो में उसमें हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी और उससे किस तरीके से निजात पाया जाए, इनफर्टिलिटी से कैसे ओवरकम करते हैं, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो कल जो हमारा लेक्चर आएगा उस लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले जो भी लेक्चर बनेगा उसमें हम फिर से क्वेश्चन लेके आएंगे नीट के बेस में, कि अभी तक जो 3 लेक्चर लिया हूँ, 3 लेक्चर्स के बेस में कौन कौन से नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सब क्वेश्चन को लेकर के नेक्स्ट मिलेंगे फिर कभी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।